हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविक्स नागरिक शास्त्र यूनिट सेकंड यानी भाग 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर के पाठ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और यह अध्याय यूपी बोर्ड साथ साथ अन्य सभी बोर्डों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह विकल्प के रूप में हमेशा पूछा जा रहा है और आगे बहुत बार पूछा जाएगा। तो साथियों, जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं अध्याय 2 क्या है। यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड यानी भाग 2। पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, भारत में लोकतंत्र के निर्माण की चुनौतियाँ। भारत देश को आज़ादी कठिन परिस्थितियों में मिली थी। स्वतंत्रता के समय से ही देश के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हमारे देश में नेताओं ने लोकतंत्र को ही महत्व दिया और भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में हो किसी वक्त हो जाएगा, परंतु उथल पुथल के दौर में क्षेत्रों को सीमांकन और मतदाता सूची बनाना मुश्किल काम था। थोड़ा टाइप होने में हो गया है, मुश्किल काम था, मिस्टेक हो गया साथियों, क्योंकि टाइप करने में जो है। चलिए अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो इसी डेट पे हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हो गई थी और 26 जनवरी को लागू हो गया गणतंत्र पूरे भारत देश में। अब देखिए क्या हुआ। भारत संविधान बना 26 नवंबर 1949, भारत संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब आगे देखिए, यानी भारत संविधान बना, फिर से देख लीजिए, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को ही विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कानून दिवस मनाया जाता है। तो भारत संविधान बना 26 नवंबर 1949, भारत संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग बना 1950 में, चुनाव आयोग बन गया था। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। अब कौन है? क्योंकि हमेशा बदलते रहते हैं बीच बीच में। अब उसके बाद क्या है? चुनाव आयोग के सामने समस्या कौन थी? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं, अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, कैसे वहाँ पे जब बूथ पे कैसे कार्य करेंगे, तो वही सब प्रशिक्षण दिया जाता है। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। नंबर 2, प्रथम आम चुनाव 1951-52, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। भारत ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव करने का फैसला लिया। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन अधिकतर 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। अब आगे क्या हुआ? इस चुनाव को 1952 का ही चुनाव कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना के कुल 6 महीने लगे शुरू में। अब क्या हुआ? सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। आलोचकों की प्रतिक्रिया क्या थी? मतदान से पहले एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा
जुआ माना। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। नंबर 2, इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा, ये सब मान रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए। अब मतदान के बाद क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो कि सार्वभौम मताधिकार को इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। देश के बाहर जो पर्यवेक्षक आए थे वो भी हैरान थे। नंबर 2 क्या वो हिंदुस्तान टाइम्स, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बाखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। अब प्रथम 3 आम चुनाव कौन होते, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस, पहला आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962। चलिए देख लीजिए इसको। अब देखिए, पहला आम चुनाव 1952 और दूसरा कब हुआ था 1957 और तीसरा 1962। अब कांग्रेस को इसमें पहले में क्या 365 सीट जीती कांग्रेस, दूसरे चुनाव में 371 सीट जीती और तीसरे में कांग्रेस 361 सीट जीती। तो प्रथम आम 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण देश की सबसे बड़ी पार्टी तथा सबसे पुरानी पार्टी, सबसे मजबूत संगठन, सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे। आज़ादी की विरासत हासिल थी, सभी वर्गों का समर्थन था। नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसमें शामिल, सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसी पार्टी में थे। अब इसी पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने थे लगातार 3 बार। पहले 3 आम चुनाव में विपक्ष, सबसे पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रही। केरल में 1957 में जो चुनाव हुए इसमें कांग्रेस हार गई। चलिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी 126 सीटों में से 60 सीटें जीती। 1957 के चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई। EMS नंबूरी पादवा वहाँ के सीएम बने, लेकिन केंद्र सरकार ने 1959 में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसका विरोध वहाँ के नेताओं के द्वारा किया गया था। अब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व की विशेषता, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। दुनिया के कई देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच अंतर है। अब क्या है, बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देश मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। लेकिन भारत में क्या है, भारत चाहे जो पार्टी ज़्यादा वोट पा के जीत जाए वही जो है शासन करेगी, उसी के नेता शासन करेंगे, जिसको जनता जिताएगी वो शासन करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब क्या है, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया,
और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में सामाजिक गठबंधन कांग्रेस 1800 कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी वही बता रहे हैं। कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी। उस वक्त यह नव शिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। नेक्स्ट, शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी जाति, उछले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। कांग्रेस ने जब सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलते तब उनका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बसिंदे और गांव के निवासी मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उमरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और मध्य वर्ग और वर्ग जाति धर्म भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। अब नेक्स्ट क्या है, वैचारिक गठबंधन। कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह हित, चलिए इस निशान ले लीजिए इसका, समाहित रही। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त दी। अब गुटों में तालमेल और सहनशीलता क्या है। कांग्रेस सभी को अपने गठबंधन में शामिल कर लेती थी। इस राजनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ गया था। विपक्ष कोई बात कहता तो कांग्रेस उस पर विचार को जगह मिल जाती। इससे पार्टी में विवाद भी होते तथा सहनशीलता भी होती। अगर कोई पार्टी सत्ता में हिंसा पाने से नाखुश होता तो भी वह पार्टी में ही बना रहता था। कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे और कांग्रेस अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण सहनशील थी। विपक्षी पार्टियों का उद्भव अब क्या हो जाएगा आगे, नेक्स्ट चलिए देखिए। अब यहाँ तक मैंने पूरा करा दिया, चलिए देखिए राजनीतिक भूमिका। भारत में विपक्षी पार्टियाँ तो थी लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिलता था। इनमें से कई पार्टियाँ 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की
किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। अब विपक्ष की भूमिका क्या है? इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना की। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। महत्वपूर्ण विपक्षी नेता कौन हैं? स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। अब आगे फिर क्या हुआ? प्रमुख विपक्षी पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी। देखिए 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं ने किया। 1948 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव किया और दोहरी सदस्यता खत्म कर दी। चलिए नेक्स्ट इसका फिर आगे, इसलिए समाजवादियों ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। चुनाव में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य नरेंद्र देव थे। विचारधारा, समाजवाद में विश्वास। कांग्रेस की आलोचना की। यह कहा कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस गरीबों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। अब आगे क्या हुआ? सोशलिस्ट पार्टी कई गुटों में टूट गई, जिसमें किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी और उसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, एस.एम. जोशी। अब चलिए अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा इधर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत में 1920 में साम्यवादी समूह उभरे थे। यह रूस की क्रांति से प्रभावित थे। देश की समस्या का हल साम्यवाद की राह करना चाहते थे। सन 1935 तक कांग्रेस के दायरे में रहकर उन्होंने काम किया। 1941 दिसंबर में यह कांग्रेस से अलग हो गए। विचारधारा, 1947 की आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है। इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। सरकार को सेना द्वारा इसका आंदोलन दबाना पड़ा। 1951 में इन्होंने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ा। पहले चुनाव में 16 सीटें जीती। समर्थित राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में टूट तथा इसके प्रमुख नेता कौन थे? देखिए टूट, अब क्या होता है, जब संगठन नहीं चला पाते तो टूट जाते हैं। जब कोई नेता की बात नहीं मानते, उसमें जो ईमानदार नेता हो उनकी बात नहीं मानी जाती, तो क्या निकल के दूसरे पार्टी में हो लेते हैं। वही तरह पार्टी भी टूट जाती है। अब क्या होता है, पार्टी टूट गई 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद प्रमुख नेता कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी एम बन गई। उसके बाद फिर पार्टी के प्रमुख नेता A.K. गोपालन, S.K. डांगे, E.M.S. नंबूरीपाद,
सीपी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया, इतने लोग थे इसमें। चलिए अब आगे। अब स्वतंत्र पार्टी स्थापना कब हुई? 1959 में। संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। इसके विचारधारा क्या थी? पार्टी जब बनती है तो उसकी विचारधारा लोगों के सामने रखा जाता है, तब लोग जुड़ते हैं। फिर क्या होता है? सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे, निजी क्षेत्र को छूट, गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध, सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध, अमेरिका से संबंध बढ़ाने की वकालत। अब नेता कौन थे? सी गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी, इतने लोग थे। अब उसके बाद नंबर 4 भारतीय जनसंघ पार्टी कब बनी थी? तो भारतीय जनसंघ पार्टी स्थापना 1951 में। संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। विचारधारा क्या थी? पाकिस्तान को भारत मिलाकर अखंड भारत बनाओ, हिंदी को राजभाषा बनाओ, अल्पसंख्यकों को रियासत का विरोध, अंग्रेजी भाषा का विरोध, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति, इनकी विचारधारा थी पार्टी की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका भी वही चीज़ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन पार्टी बनाई थी। चलो अभी ये हो गया यहीं तक पूरा। चलिए अभी मैं फिर बता देता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ कि जो लोग कांग्रेस में थे वो लोग जो है उनकी जब बात नहीं मानी गई तो निकल के उसी से सीख करके अपनी पार्टी बना लिए और जो है चलाने लगे। आगे चल के भारतीय जनसंघ पार्टी का भाजपा में विलय हो गया था वर्तमान में। तो देख सकते हैं स्थापना इसकी कौन किया था? 1951 में। संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पाकिस्तान को भारत मिलाकर अखंड भारत बनाओ, हिंदी को राजभाषा बनाओ, अल्पसंख्यकों को रियासत का विरोध, अंग्रेजी भाषा का विरोध, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति, इनकी विचारधारा थी। तो साथियों मैंने विस्तार से इसका पूरा विश्लेषण कर दिया हूँ। आप इसको जो है वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, क्योंकि समझना आपको है। अब आप देखेंगे वीडियो तो समझ जाएंगे और आप एग्ज़ाम में लिख लेंगे तो अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।